देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। जम्मू के नरवाल में आतंकी हमला हुआ है। यहां 2 धमाकों में 9 लोग घायल हुए। धमाके की जगह पर बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। इस हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। यहां तलाशी अभियान जारी। जम्मू कश्मीर के एलजी ने धमाकों की निंदा की है। एलजी ने हमले के दोषियों पर जल्द कार्रवाई करने को कहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की यात्रा अभी जम्मू में है। एक दिन के ब्रेक के बाद कल से भारत जोड़ो यात्रा फिर शुरू हो रही है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सर, आतंकी हमला है या तो स्क्रैप में भी हो सकता है, क्या लगता है? 2 ब्लास्ट हुए हैं और उसकी जो तफ्तीश है वो हम कर रहे हैं। जो फैक्ट्स होंगे वो आपसे शेयर किए जाएंगे। किस एरिया में हुआ है सर? ब्लास्ट ये एग्जैक्ट किस एरिया में है? यही नरवाल है, ये नरवाल का एरिया है जहाँ पर हम खड़े हैं। यार्ड नंबर 7 है और एक ब्लास्ट के बाद दूसरा ब्लास्ट जो है लगभग 20 मिनट के बाद हुआ है। चाय की रेडी लगाता हूँ। पिछले 27 साल से बैठा हूँ, पटरी पे बैठता हूँ। तो इधर ही थे आप? मैं इधर ही था, चाय का काम कर रहा था, दुकान का कस्टमर। वो धमाका जो उधर जाके हुआ है, मेरे से कोई 100 फुट आगे जाके हुआ है। अच्छा, तो कितना बड़ा धमाका? बड़ा धमाका, बड़ा जोरदार था। हमने सोचा कोई टंकी फट गई या टायर फट गया, लेकिन जब धुआं देखा मैं टायर नहीं फटा, कुछ और हुआ होगा। जब उधर से बंदे आए तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे कोई बंदे इंजर हो गए हैं, तो कोई बम फटा है। अच्छा। अब उसके ठीक हुआ आधा 15-20 मिनट, वो दूसरा भी फट गया जब बड़ी पब्लिक इकट्ठी हुई थी। अच्छा। वो थोड़ा उससे थोड़ा आगे जाके हुआ है। अच्छा। 10 मिनट का तो दो बम फटे? 2 बम फटे हैं। 2 की आवाज आपने? 2 हो गई बस में। मैं शाम को गाड़ी का काम कर रहा था। अच्छा। तो बड़े जोर से धमाका हुआ। मैंने बोला टैंकी फटी होगी। जब ऊपर जाके देखा ब्लास्ट हो गया बम। गाड़ी में था, महिंद्रा गाड़ी में पड़ा था। महिंद्रा? हाँ, बॉडी थी खाली, उसकी शाल था। अच्छा। शाल में पड़ा था। अच्छा। उसका धमाका वो पीसो पीस हो गया वो तो। जो खटारा गाड़ी होती है। हाँ, उसको तैयार करके रखी थी कि कस्टमर की गाड़ी थी, तैयार करके रखी थी। उसका धमाका पीस हो गए गाड़ी के। मेरे हिसाब से कोई 20-25 पीस हो गए गाड़ी के। तो कितने उसके बाद 10 मिनट बाद दूसरा ही फट गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर के बयान से साफ है कि सरकार ने इससे एक आतंकी हमला घोषित किया है और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पुलिस और सुरक्षा फोर्स को ये कहा कि जो आतंक जो इसके पीछे हैं, इस हमले, इन धमाकों के पीछे जो हैं, उनकी शिनाख्त की जाए और उनको सजा दी जाए, यानी उनको कानून की गिरफ्त में लाया जाए। उसने पुलिस ने उनको ब्रीफ भी किया कि धमाका कैसा हुआ और उसके बाद तहकीकात भी शुरू हुई है। हमने यहाँ देखा स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी और दूसरे पुलिस के लोग, उनने यहाँ से जो भी कलेक्ट करना था एविडेंसेस, क्योंकि जब भी ब्लास्ट होता है उसके एविडेंसेस कलेक्ट करने होते हैं। उसके बाद देखना है किस तरह नेचर ऑफ द ब्लास्ट है, कौन सा एक्सप्लोसिव इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ये काफ़ी जो बारी भीड़ होती है लोगों की, स्क्रैप की दुकानें हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, ये जो नरवाल का है, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप बड़ी तादाद में यहाँ है और बड़ी तादाद में लोग भी होते हैं। और अभी भी यहाँ इस पूरे जो एरिया को सील किया है पुलिस ने, और ताकि जो अभी जो मेटल डिटेक्टर्स के जरिए जो बम डिस्पोजल स्क्वाड हैं, वो भी इसकी छानबीन कहीं कुछ और एक्सप्लोसिव न रखा हो। लेकिन ये धमाके उस वक्त हुए और वो परेशान कुन भी हैं कि जब सुरक्षा व्यवस्था को काफ़ी मजबूत किया गया था। हाल ही में हमने देखा कि राजौरी में हमले हुए, उसके बाद जो गृह मंत्री अमित शाह खुद यहाँ आए, उनको राजौरी में पीड़ित परिवारों से मिलना था, वहाँ नहीं जा पाए और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और उसमें ये कहा कि 3 महीने के अंदर अंदर एक रोबस्ट सुरक्षा मैकेनिज्म जम्मू में कायम किया जाएगा ताकि जम्मू में कोई ऐसा इंसिडेंट न हो और लोग सेफ रहें। ये एक तफ्तीश और जांच का विषय है कि किसने लाया था, कौन इसके पीछे है। लेकिन जाहिर सी बात है स्क्रैप काफ़ी वहाँ होता और स्क्रैप में ही इसको रखा गया था। एक ब्लास्ट के बाद कुछ ही मिनट बाद दूसरे ब्लास्ट हुआ, 7 लोग जख्मी हुए। एक जख्मी की हालत नाजुक बताई जा रही है, उनको अस्पताल में उन सबों का इलाज हो रहा है। लेकिन जो मैं तफ्तीश की बात और पूरा सुरक्षा की बात कर रहा, तो ये ब्लास्ट उस वक्त हुई जब राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में दाखिल हुई है। कल हम उस यात्रा के साथ थे, हमने देखा सैकड़ों जो पुलिस और सुरक्षा फोर्स के लोग उस यात्रा की हिफाजत में लगे हैं। किस तरह इस यात्रा को हिफाजत के साथ श्रीनगर तक पहुंचाया जाए, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल कहा कि सारे उपाय किए जाएंगे ताकि ये स्मूथ कंडक्ट हो इस यात्रा का। उसमें देख रहे हैं जम्मू में ये 2 ब्लास्ट हो रहे हैं और जब हमने कहा ये 26 जनवरी का भी दिन आने वाला है, उससे भी सुरक्षा के जो इंतजाम ज़्यादा पुख्ता किए जा रहे हैं। तो कुल मिला के देखें जम्मू बज़ाहिर ये लग रहा है कि टेरर राडार पे काफ़ी ज़्यादा है।
एक इंसिडेंट के बाद ऑलमोस्ट हर महीने को या हर हफ्ते कुछ न कुछ इंसिडेंट होता है। 1 और 2 तारीख को यहाँ आतंकी हमले हुए राजौरी में, उससे पहले 28 दिसंबर को यहाँ 4 आतंकी मारे गए। जम्मू के सिद्रा इलाके में भारी मात्रा में 7 AK राइफल और भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। और उसके बाद ये हमला 2 विस्फोट हुए यहाँ, जिसमें 7 लोग जख्मी हुए। जाहिर सी बात है इसमें सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की जाएगी। गोवा आ रहा विमान उज्बेकिस्तान डाइवर्ट कर दिया गया। विमान में बम होने की खबर मिली थी। अजूर एयर के विमान AZV 2463 में मिली थी बम होने की खबर। भारतीय सीमा में इंटर होने से पहले विमान डाइवर्ट कर दिया गया। मॉस्को से गोवा आ रहा था विमान, जिसमें 240 यात्री सवार थे। कर्नाटक में बीजेपी से जुड़े नेता की जुलाई 2022 में हुई हत्या से जुड़ी एक अहम खबर। प्रवीण नेट्टारू हत्याकांड में NIA ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। 20 आरोपियों पर बेंगलोर के स्पेशल NIA कोर्ट में ये चार्जशीट दाखिल की गई। प्रतिबंधित संगठन PFI के सदस्यों के खिलाफ ये आरोप पत्र है। 6 फरार आरोपियों पर NIA ने इनाम घोषित की है। दक्षिण कन्नड़ा जिले में 26 जुलाई 2022 को प्रवीण की हत्या हुई थी। बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्य थे प्रवीण नेट्टारू। डेरा प्रमुख राम रहीम को एक बार फिर 40 दिन के पैरोल मिल गए। राम रहीम रेप के आरोप में 20 साल की सजा काट रहा है। 2 महीने बाद यानी करीब 56 दिन बाद उसे दूसरी बार पैरोल मिली। सूत्रों के मुताबिक डेरा प्रमुख इस बार पैरोल के दौरान पूर्व डेरा प्रमुख शाह सतनाम सिंह के अवतार दिवस के कार्यक्रम में शामिल हो सकता है, जो 25 जनवरी को होना है। पिछले साल 25 नवंबर को उसकी 40 दिन की पैरोल खत्म हुई थी। इस दौरान वो यूपी के बरनावा आश्रम में रहा था। राम रहीम को 2017 में रेप का दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद वो हत्या के मामले में भी दोषी पाया गया था। करीब 14 महीने पहले बांद्रा के बस स्टैंड से गायब हुई लड़की की बांद्रा बस स्टैंड पर ही हत्या कर दी गई थी। मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच ने यह दावा किया। क्राइम ब्रांच ने मिट्टू सिंह और उसके साथी मोहम्मद अंसारी को गिरफ्तार किया है, लेकिन मृतक लड़की के पिता पुलिस के दावे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पालघर में रहने वाली MBBS की छात्रा सतीक्षा साने 29 नवंबर 2021 को आखिरी बार यहां बैंड स्टैंड पर देखी गई थी। उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन अब 14 महीने बाद बांद्रा क्राइम ब्रांच ने उसके हत्या के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक है मिठू सिंह, जो कि जीवन रक्षक यहाँ भी बताया जाता है, यानी कि लाइफ गार्ड, और दूसरा उसका साथी अब्दुल अंसारी। मिठू सिंह और अब्दुल अंसारी दोनों यहीं रहते हैं, पास में ही उनका एक स्टॉल भी है। बताया जाता है कि उस दिन उसकी परीक्षा थी, लेकिन वो परीक्षा न देते हुए यहाँ बैंड स्टैंड पर आ गई और आखिरी बार रात में एक सेल्फी जो पोस्ट हुई थी वो मिठू सिंह की थी सतीक्षा के बाद, लेकिन उसके बाद सतीक्षा साने का कुछ पता नहीं चला। मिठू सिंह से तब पूछताछ हुई थी, लेकिन तब कोई भी उसमें से कुछ सुराग नहीं मिल पाया था कि आखिर सतीक्षा गई कहाँ। लेकिन उसके बाद सतीक्षा का कुछ अता पता नहीं चल रहा था, वो लापता हो गई थी। और कई बार मिठू सिंह से पूछताछ हुई, उसके साथी से पूछताछ हुई, यहाँ तक कि मिठू सिंह का नार्को भी कराया गया था, लेकिन उसके बावजूद उसकी कुछ भी था नहीं लग रही थी। इस बीच सतीक्षा के पिता मनीष साने लगातार अलग अलग पुलिस अधिकारियों के पास, अलग अलग जगहों पर, यहाँ तक कि हर जगह पर उन्होंने तलाश की, लेकिन कोई भी सफलता नहीं मिली। लेकिन अब जाके मुंबई क्राइम ब्रांच ने, बांद्रा यूनिट 9 ने इस मामले में मिठू सिंह और अब्दुल अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है और ये भी दावा किया है कि मिठू सिंह ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। और उसने ये बताया है कि उस रात उसने सतीक्षा साने की हत्या करके यहीं समंदर में उसका शव डाल दिया था और उसके बाद से वो वहां से लौटकर चला गया था। ये बात इसलिए भी थोड़ी सी पुख्ता लग रही है क्योंकि सतीक्षा साने यहाँ तक आई थी, ये जो है उसके फ़ोन लोकेशन से पता चला, लेकिन बाद में वापस जाते समय कहीं भी किसी भी CCTV में उसकी तस्वीर नहीं आई। सिर्फ मिठू सिंह ही वापस लौट कर जाते हुए दिखा था। इसीलिए कल मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने नौसेना के गोताखोरों की सहायता से
ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर समंदर में उसके शव की या फिर और कोई सुराग उसके साथ जो सामान था वो सब तलाशने की कोशिश थी। हालांकि कई घंटों की तलाशी के बाद भी कोई बड़ी सफलता मिलती नहीं दिखी। अब जो सदीक्षा के पिता है मनीष साने, उन्होंने एक बड़ा सवाल किया है कि आखिर जो मिठू सिंह के खिलाफ पहले से वो कंप्लेंट कर रहे थे, तब पुलिस ने ठीक से जांच नहीं की, उसका नार्को हुआ, उसमें भी कुछ निकल नहीं पाया, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसने अपना अपराध कबूल कर लिया, और अगर ऐसा कुछ है तो कुछ सबूत कहाँ है। यानी उन्होंने पुलिस की जांच पर ही सवाल खड़ा किया है और ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि पुलिस की जांच सही दिशा में चल रही है। हालांकि पुलिस का यही कहना है कि उसने चूंकि अपराध कबूल कर लिया है तो अब जो सुराग है उनकी तलाश चल रही है, शव की तलाश चल रही है और आगे की जांच फिलहाल जारी है। लेकिन इतना जरूर है कि भले ही आरोपी ने अपराध कबूल कर लिया है, लेकिन चूंकि पिता उस बात को मानने को तैयार नहीं है और अभी तक कुछ भी मिला नहीं है, इसीलिए सदीक्षा साने के रहस्य का पर पर्दा अभी पड़ा हुआ है। हालांकि पुलिस का दावा है कि उसने अब गुत्थी सुलझा ली है। मुंबई से कैमरामैन राजन दयाल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बिहार के कैमूर जिले में एक बुजुर्ग शिक्षक के साथ पुलिस की मारपीट का वीडियो सामने आया। निजी स्कूल के 70 साल के बुजुर्ग शिक्षक को 2 महिला पुलिसकर्मियों ने लाठी से पीटा। मामला भभुआ थाना क्षेत्र का है। पीड़ित साइकिल से गिर गए थे। साइकिल उठाने में देरी होने पर पुलिसकर्मियों ने उन पर लाठियां बरसाई। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से लोगों में काफी गुस्सा है। कमाल है कि एक 70 साल के बुजुर्ग को ये 2 पुलिस वाली बुरी तरह से डंडों से पीट रही है। क्या था इनका कसूर, और अगर कुछ कसूर था भी तो इन पुलिस वालों को ये हक किसने दिया कि वो एक वरिष्ठ नागरिक पर इस तरह से हाथ चलाएं? उम्मीद है कि इन पुलिस वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो यहां इन तस्वीरों से पता चलता है कि पुलिस अपनी वर्दी का कितना बेजा इस्तेमाल करती है। बिहार की अगर बात करें तो कई बार ऐसा हुआ है जहां पुलिस अपराधियों के साथ या फिर उन्हें पकड़ने में नाकाम रहती है, लेकिन जब किसी कमजोर, बुजुर्ग या लाचार आदमी पर ताकत आजमाने का मौका आता है तो वो इससे हाथ से नहीं जाने देते। उम्मीद है कि सरकार इसका संज्ञान लेगी और इन पुलिस वालों पर सस्पेंशन के अलावा और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक एक बड़ी खबर आ रही है। यूट्यूब पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन शेयर करने वाले वीडियो ब्लॉक किए गए। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के लिंक साझा करने वाले ट्विटर भी ब्लॉक कर दिया गया। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने ब्लॉक करने का आदेश दिया। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को प्रोपेगेंडा का हिस्सा बताया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री दुष्प्रचार, पक्षपाती और औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाती है। कुछ आपत्तिजनक चीजें थी जिसपे भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालय इसको लेकर एक्टिव थी, एमएचए से लेकर एमईए और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। और यही बड़ी वजह है कि चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो ट्विटर प्लेटफॉर्म हो, इस डॉक्यूमेंट्री के जितने भी एपिसोड थे उसको सीधे तौर पे कहा कि इसको हटाए जाए, ब्लॉक करने के निर्देश दिए। और उसके बाद 50 से ज्यादा ट्वीट्स को ब्लॉक किए गए हैं। यूट्यूब प्लेटफॉर्म से ये वीडियो हटाए गए, जो सोर्सेस हमारे बता रहे हैं, जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तरफ से जो आधिकारिक तौर पे जो ऑफिशियल ने कंफर्म किया उसके हिसाब से। और साथ में जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं अखिलेश शर्मा, उन्होंने कुछ जानकारी दी जिसमें ये कहा है कि 302 जो इमिनेंट पर्सनालिटी हैं, सिटीजन्स हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी बीबीसी के खिलाफ, जिसमें 13 रिटायर्ड जजेज हैं, 133 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिसमें 33 एम्बेसडर और 156 रिटायर्ड आर्म फोर्सेस के ऑफिसर, जिनको आपत्ति थी जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। तो ये सीधे तौर पे जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्री थी, जिस तरीके से कैरेक्टराइजेशन करने की कोशिश हुई, आप अगर देखेंगे इंडिया द मोदी क्वेश्चन जो ये टाइटल है, तो उसको लेकर जिस तरह के कंटेंट दिए गए थे, उस कंटेंट को लेकर भारत सरकार की आपत्ति थी। और यही बड़ी वजह है कि अलग अलग प्लेटफॉर्मों से इसको ब्लॉक किया गया है भारत सरकार के कहने पे।
दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और आप विधायकों से मिलने से इनकार कर दिया। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल उपराज्यपाल को एक चिट्ठी लिखकर कहा था कि 21 जनवरी को दोपहर 1 बजे विधायकों के साथ मैं आपसे लंच पर मिलना चाहता हूं। इससे पहले 16 जनवरी को एलजी दफ्तर पर प्रदर्शन के दौरान भी एलजी ने विधायकों से मिलने से इनकार कर दिया था। इसके बाद भी दोनों के बीच मुलाकात को लेकर पत्र व्यवहार हुआ, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच शिक्षकों के फिनलैंड में ट्रेनिंग को लेकर खींचतान मची। इसी मुद्दे पर कल एक बार फिर मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी और केजरीवाल ने ट्वीट कर एलजी से इस बार इसकी मंजूरी देने की मांग की थी। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच तकरार बढ़ती ही जा रही है। एलजी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने एलजी को चिट्ठी लिखकर उनके आरोपों पर जवाब दिया। सिसोदिया ने लिखा, शिक्षा विभाग पर एलजी के आरोप झूठ का पुलिंदा है। स्कूलों के बारे में झूठ बोलकर एलजी ने शिक्षकों का अपमान किया। दिल्ली सरकार के स्कूलों में बच्चों की तादाद 14.5 लाख से बढ़कर 18 लाख हुई है। शिक्षकों, छात्रों की मेहनत का अपमान न करें एलजी। बच्चों की संख्या, डीडीएफ प्लॉट्स, कमरे, नतीजों के बारे में एलजी ने झूठ बोला। गेस्ट टीचर को घोस्ट टीचर कहकर एलजी ने शिक्षकों का अपमान किया। संविधान में एलजी का काम कानून व्यवस्था ठीक करना है। एलजी कानून व्यवस्था ठीक करें, हमें शिक्षा व्यवस्था ठीक करने दें। कांग्रेस अब 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान शुरू कर रही है। आज पार्टी ने इसका लोगो जारी किया। इस अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर भारत जोड़ो यात्रा का संदेश लोगों को पहुंचाएंगे। कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण बताया है। जोशीमठ में हालिया बर्फबारी से कई बिजली के खंभे तिरछे हो गए। कुछ घरों में दरारें आने की शिकायतें भी आई हैं। उत्तराखंड सरकार के आला ऑफिसर मौके पर मौजूद है। जोशीमठ में मौजूदा क्या हालत है, पेश है एक रिपोर्ट। जोशीमठ में हालिया बर्फबारी के बाद लोग डरे हुए हैं। हालांकि शनिवार को जोशीमठ में धूप खिली रही, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम विभाग बर्फबारी की भविष्यवाणी कर रहा है। उधर जोशीमठ के कुछ और घरों में दरार के आने की शिकायतें आई हैं। कई जगहों पर बिजली के खंभों के तिरछे होने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि जोशीमठ के जिलाधिकारी कहते हैं ये शिकायतें 2-3 घरों में ही है, बाकी हालात सामान्य हैं। 2-3 जगहों पर कहीं पर क्रैक्स की बढ़ने की हमें सूचना मिली है, बट अन्यथा कि अन्य क्षेत्रों में जोशीमठ में स्थिति सामान्य रही। जनरली स्नोफॉल के बाद अगर कोई लाइट जाने की या बिजली जाने की अगर समस्या संज्ञान में आ रही है तो इमीडिएटली हमारी टीम, जो विद्युत विभाग की टीम है, उसमें एक्शन ले रही है। जोशीमठ में अब तक 270 परिवारों का पुनर्वास किया गया है। इस इलाके में पक्के मकान की जगह फैब्रिकेटेड मकान बनाए जा रहे हैं। सरकार के मुताबिक अब तक 849 इमारतों में दरारें आई हैं। 250 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। 2 अस्थायी राहत शिविर भी बनाए गए हैं। जोशीमठ में 2190 लोगों की क्षमता वाले कुल 615 कमरों का और पीपली कोट में 2205 लोगों की क्षमता वाले 491 कमरों का। जोशीमठ में 270 परिवारों को अभी तक अपने घरों से अन्य स्थानों पर शिफ्ट किया जा चुका है। बाकी अन्य इलाके, एक इलाके को छोड़ दिया जाए तो अन्य इलाकों में सामान्य स्थिति है। सामान्य तौर पर वहाँ पर काम चल रहा है, बाजार खुले हुए हैं। भारत सरकार के और अन्य यहाँ के संस्थान वहाँ पर जांच कर रहे हैं, सर्वेक्षण कर रहे हैं कि आखिर आगे आपदा के क्या कारण रहे हैं, क्या है, उस पर उनकी रिपोर्ट भी जल्दी आ जाएगी। बर्फबारी और कड़ाके की ठंड में राहत शिविरों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। हल्द्वानी से हर्ष रावत के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। इस साल गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय नौसेना कुछ अलग हटकर करने जा रही है। नौसेना नारी शक्ति के साथ अपनी धुन हम तैयार हैं के साथ दिखेगी।
झांकी के माध्यम से नौसेना में नारी शक्ति के बदलते आयाम को दिखाया जाएगा। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर नौसेना का ये अलग रंग देखने को मिलेगा। नौसेना में हर ब्रांच महिलाओं के लिए खुली। नौसेना के मार्चिंग दस्ते की अगुवाई करेंगे लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत और साथ ही होंगी लेफ्टिनेंट कमांडर प्रिया कायत और सब लेफ्टिनेंट प्रियंका शर्मा। उनसे बात की है हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने। इस बार गणतंत्र दिवस परेड पर नौसेना का थीम है नारी शक्ति और हमारे साथ भारतीय नौसेना की 3 नारी शक्ति है। लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत जो मार्चिंग दस्ते की अगुवाई करेंगे, कैसा फील हो रहा है? दिस इज़ अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मेरे लिए। बचपन में मैंने ये सपना देखा था। 2008 में मैं एज एन एनसीसी कैडेट आई थी यहाँ पे, तो उस टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया था कि आई विल लीड द कंटिजेंट वन डे एज एन ऑफिसर। So it is a dream come true. I've got this opportunity. I would thank Indian Navy for this, for giving me such an opportunity to be here. So it's a matter of pride for me. लेफ्टिनेंट कमांडर प्रिया कायत भी हैं। आप एनडीए में इंस्ट्रक्टर हैं। बहुत डिफिकल्ट वो भी जॉब होता है, टफ होता है, और यहाँ पर परेड में बीइंग महिला, क्या कहेंगे? मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली फील कर रही हूँ कि मेरे को एक तो पहले एनडीए में एज ए इंस्ट्रक्टर उन कैडेट्स के बीच में रहने का मौका मिला, उनको ट्रेन करने का मौका मिला, और दूसरा आरडी परेड जैसी प्रेस्टिजियस इवेंट में हिस्सा लेने का मौका मिला। सब लेफ्टिनेंट प्रियंका शर्मा भी हैं। महिलाओं के लिए, अब लड़कियों के लिए मुश्किल नहीं है फौज? जी डेफिनेटली, कुछ आजकल आज के ज़माने में कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक बार अगर हम ठान लेते हैं तो वो होकर ही रहता है। तो हम आई एम श्योर हर लड़की हर लड़का अपने कोशिश और अपने पैशन के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो अपने ड्रीम 100% फुलफिल कर पाएंगे। नौसेना के लिए ये हर स्ट्रीम में जो है महिलाओं के लिए दरवाजा खोल दिए गए हैं। क्या लगता है कि कोई डिफिकल्ट है, मुश्किल है? आपकी इच्छा शक्ति पे निर्भर करता है। कंसिस्टेंट रहिए, सोचिए, ऊंचा उड़िए। आप जो ठानेंगी, जितनी मेहनत करेगी उस हिसाब से आपको हो जाएगा। समुद्र के लहरों से डर नहीं लगता है? बिल्कुल नहीं। जैसे आपने अभी मैम ने अभी बताया, जो ट्रेनिंग मेल काउंटर पार्ट्स हमारे लेते हैं वही ट्रेनिंग हमारी भी होती है। तो ऐसा कुछ है नहीं जो हम नहीं कर पाएंगे। तो हम वही करते हैं जो हमारे मेल काउंटर पार्ट्स कर रहे हैं, एंड वी आर एट पार विद देम। कहा जाता है कि महिलाएं कमजोर हैं। बिल्कुल भी नहीं, हमें देख के लग रहा है। दोनों में कहीं कुछ जो है कुछ नहीं। आप भी ऐसे ही मानती हैं? किसी मामले में कमजोर नहीं है, बस मौका मिलने की देर है? बिल्कुल नहीं, अपॉर्चुनिटी आप दो, महिलाएं बढ़ चढ़ कर आगे आएंगी। और यूनिफॉर्म तो बिल्कुल नहीं देखती कि आप महिला हो पुरुष हो। एक तो हिस्सा लेना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, आप नेवी में जाना, और आप इंडिया जैसी जगह में इंस्ट्रक्टर हैं। क्या कहना चाहेंगे आप जो नई लड़कियां अगर आना चाहती हैं? बिल्कुल एक बहुत गर्व फील होता है जब हम रोज स्क्वाड के यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो अब तो एनडीए में लड़कियां आ गई हैं, तो आप ऊंचा सोचिए, अपनी सोच ऊंची रखिए। यूनिफॉर्म आपका इंतज़ार कर रही है, आप अपनी तैयारी पूरी करिए। आई एम श्योर आप ऊंचा मुकाम हासिल करेंगे। उन लड़कियों को आप क्या कहेंगे जो नौसेना में आना चाहती है, फौज में आना चाहती है, वर्दी पहनना चाहती है? तो उनको मैं यही बोलूँगी कि हमेशा हैव दिस नोशन, आई कैन, आई विल, you will definitely do it one day. If this is there in your mind, then you will do it. तो जाहिर सी बात है कि लड़कियां भी पीछे नहीं रहना चाहती है, बस मौका मिलने की देर है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। भारतीय नौसेना के शौर्य का अपना एक बुलंद इतिहास है। आजादी के बाद से भारत समुद्र में अपनी ताकत लगातार बढ़ाने में जुटा है। ऐसे में कलवरी क्लास की पनडुब्बी वागिर के नौसेना के बेड़े में शामिल होने से नौसेना की मारक क्षमता में और भी इजाफा होने वाला है। यह इतनी खतरनाक है कि पानी के अंदर ही दुश्मन का खेल खत्म कर सकती है। इसलिए इसे नाम दिया गया वागिर। वागिर फारसी लफ्ज है जिसका मतलब होता है खतरनाक शिकारी। कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी वागीर भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने को तैयार है। फ्रांस के मेसर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से ये पनडुब्बी मुंबई के मझगांव डॉक में बनी है। ये पनडुब्बी जो एक बहुत बड़ा कदम है टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि इसका पूरा कंस्ट्रक्शन इंडिया में मझगांव डॉक में हुआ, और जो पूरा ट्रायल्स है वो ट्रायल्स इंडियन नेवी और एमडीएल ने मिलकर के किया विद वेरी लेस रिलायंस ऑन दी ओईएम का जो पार्ट है इस ट्रायल्स में बहुत ही कम रहा है। तो ये आत्मनिर्भर भारत की ओर से एक बहुत ही बड़ा कदम है।
वागीर का एक गौरवशाली अतीत भी है। इस नाम की एक पनडुब्बी 1973 से 2001 तक भारतीय नौसेना को सेवा दे चुकी है। अब एक बार फिर ये पनडुब्बी प्रोजेक्ट 75 के तहत नए अवतार में आधुनिक हथियारों और तकनीक से लैस होकर आई। प्रीवियस वर्जन था वो फोक्सट्रोट क्लास रशियन सबमरीन थी, वो पूरी एनालॉग थी, मतलब बोल सकते हैं कि पूरा मैनुअल वर्जन था। अभी ये लेटेस्ट जो ये वागीर है ये फुली ऑटोमेटिक है। इसमें इंडियन नेवी के सबसे अच्छे और बोलते हैं कि मतलब एडवांस वर्जन ऑफ एंटी शिप सबमरीन मिसाइल्स एंड टॉर्पेडोज हैं, बेस्ट माइंस हैं, प्लस इसके पास एडवांस वर्जन ऑफ कॉम्बैट सिस्टम है। वागीर की खासियत है कि ये 50 दिनों तक समुद्र के भीतर रह सकती है, 350 मीटर गहराई तक जा सकती है, पानी में समुद्र के अंदर सुरंग बिछाने, दुश्मन के जहाज़ों पर नज़र रखने और जरूरत पड़ने पर हमला कर दुश्मन के जहाज को पानी में ही डुबा देने की क्षमता रखती है। डिजिटल सबमरीन है, सब कुछ ऑटोमेटिक है, उसकी वजह से हमारी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हम जो काम करते हैं उसके लिए पूर्णतः एक्यूरेसी, जितनी एक्यूरेसी रहेगी उतना हमारा अच्छा मिशन सक्सेसफुल जाता है। मैं इंजीनियरिंग की बात करूं तो आज की 21st सेंचुरी की जो तकनीकी है वो इसमें पूर्णतः इंजीनियरिंग का उदाहरण है। सबमरीन का जैसा कि आपको पता होगा ज़िंदगी बहुत ही चैलेंजिंग रहती है। हम लोगों को 3, 4, 5, 6 दिन तक नहाने के लिए नहीं मिलता है, छोटा वर्किंग एरिया रहता है, लिविंग स्पेस भी कम रहता है, तो बहुत ही प्राइड फील करते हैं हम इसमें। कलवरी श्रेणी की 4 पनडुब्बियों को पहले ही भारतीय नौसेना में शामिल किया जा चुका है। अब यह 5वीं पनडुब्बी है। इसमें 40 से ज्यादा नाविक और अफसर एक साथ रह सकते हैं और पानी के भीतर 7 समंदर एक बार में घूम कर आने में सक्षम है। इसका स्टेल्थ फीचर और निगरानी सिस्टम बहुत ही एडवांस है। सबमरीन का जो डिज़ाइन है वो स्टेल्थ सबमरीन करके इसका डिज़ाइन मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। इसका जो मोटर है बहुत साइलेंट मोटर है। अब मतलब आप बोल सकते हैं कि अगर कोई अंदर पंप चल रहा है वो उसकी इसकी सेल्फ टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से उसकी कोई भी रेडिएशंस या वाइब्रेशंस बाहर नहीं आएगी। तो हम ये बोल सकते हैं ये स्कॉर्पियन क्लास वन ऑफ द साइलेंट सबमरीन ऑफ इंडियन नेवी है। वागीर पनडुब्बी का घोष वाक्य है साहस, शौर्य और समर्पण। ये पनडुब्बी गहरे समुद्र की टाइगर शार्क की तरह है, इसीलिए इसे वागीर नाम दिया गया है। वागीर फारसी शब्द है जिसका अर्थ है खतरनाक शिकारी। पड़ोसी देश चीन जिस तरह से जिबूती, पाकिस्तान और दूसरे पड़ोसी देशों के महासागर में अपनी ताकत बढ़ा रहा है, उसे देखते हुए भारत को भी समंदर में अपनी ताकत बढ़ाना जरूरी हो गया है। ऐसे में स्वदेश में बनी घातक हथियारों और आधुनिक जासूसी तकनीक से लैस पनडुब्बी वागीर के नौसेना के बेड़े में शामिल होने से भारतीय नौसेना की ताकत और देश की आत्मनिर्भरता को भी बल मिला है। मुंबई से कैमरामैन राजन दयाल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।